अस्सलाम वालेकुम बच्चों अभी हमने दो रिसेंटली डिस्कस किए हैं। एक हर्पीस डिस्कस किया था, ठीक है। दूसरा हमने वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम आ रहे हैं साइटोमेगैलो वायरस। आपको नाम से पता चल रहा है साइटोमेगैलो वायरस, ठीक है। मगैलो का मतलब बड़ा है, इसका साइटो मतलब साइज़ इसका बड़ा होता है, ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसमें, कॉज ऑफ कंजेंटल अबनॉर्मेलिटी। इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स आएंगे ना, मोस्टली वो कंजेंटल अबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करवाएगा, ठीक है। उसके बाद निमोनिया करवा सकता है इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, ठीक है। उसके अलावा हेट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस करा सकता है। जॉइंट सेल फॉर्म, जिसमें ना जॉइंट सेल्स बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको साइटोमेगैलो कहा गया है, ठीक है। नाम से इसका पता चल रहा है। उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए इसके वैरायटी ऑफ मोड्स होते हैं। एक तो ये होता है अर्ली इन लाइफ, कैसे, अब मैंने आपको बताया इसकी वजह से कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ तभी होंगी ना जब बच्चा जो है वो अभी फीटल फॉर्म में हो या अर्ली लाइफ में हो, तो उस केस में, ठीक है। अर्ली इन लाइफ हो सकता है अक्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से इन्फेक्शन बच्चे में जा सकता है, उसमें कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे को जा सकता है मदर से। उसके बाद यंग चिल्ड्रन में क्या होता है, वाया स्लाइवा के ज़रिए, और एडल्ट्स के अंदर सेक्सुअली जा सकता है, ठीक है। बोथ इन सीमन और सर्विक्स दोनों में हो सकता है। उसके बाद ये कि ब्लड ट्रांसमिशन के ज़रिए, ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये इसकी कुछ कॉजेज़ आ जाती हैं। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस के अंदर बच्चों साइटोमेगैलिक इंक्लूजन डिजीज़ आती है, ठीक है। साइटोमेगैलिक इंक्लूजन डिजीज़ में क्या होता है, एक तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स बनते हैं। वो तो नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें जॉइंट सेल्स होते हैं, जॉइंट सेल तो है इसमें, ठीक है। और उसके प्रोमिनेंट इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स भी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फीटस अफेक्ट होता है ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन टू मदर। बच्चा कैसे इफेक्ट होगा, मदर को प्राइमरीली इन्फेक्शन होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक आएगा, फिर बच्चे को अफेक्ट करेगा। बच्चे में कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ होती है ना, मोस्ट कॉमन कब होती हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि ऑर्गन डेवलपमेंट आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो लेटेंट स्टेज में जाता है तो वो परसिस्ट करता है किडनीज़ में सालों के लिए, फॉर ईयर्स आपकी किडनी में परसिस्ट कर सकता है। उसके बाद इन साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्टेड साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर से क्या होता है, MHC1 आपकी एक वायरल पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है, वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। और एंटीजन उसके ऊपर डिस्प्ले ही नहीं होता, ठीक है। ये जिस सेल को इन्फेक्ट करेगा ना, आपको बताया था, आपने इम्यूनिटी अगर पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जब किसी सेल को आपका वायरस इन्फेक्ट करता है तो जब वो जाता है तो वो सेल अपने ऊपर एक MHC प्रोटीन प्रेजेंट करना शुरू कर देता है, जिसमें वो वायरस का कुछ कंपोनेंट का कुछ पार्ट होता है, और वो प्रेजेंट करना शुरू कर देता है कि इंडिकेशन होती है कि भाई ख़तरा है, मेरे अंदर वायरस है, ठीक है। जिसको आइडेंटिफाई करते हैं आपके होस्ट के इम्यूनिटी वाले सेल, जो आपके हेल्पर T सेल्स होते हैं, और क्या कहते हैं, आपके किलर सेल्स होते हैं दूसरे, CD8 सेल, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि MHC1 प्रेजेंट होती है या MHC2 प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इम्यूनिटी का चक्कर है, वहाँ पे आप देखना। तो अब इसमें क्या होता है कि MHC वाला जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ना, वायरल पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, वो अनस्टेबल होता है, एंटीजन डिस्प्ले ही नहीं हो पाता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके साइटोटॉक्सिक T सेल जो होते हैं ना, वो उनके ज़रिए जो किलिंग होती है वो नहीं हो पाती। एक्चुअली MHC1 अगर प्रेजेंट होता है ना, तो क्या होता है, आपके इसको आइडेंटिफाई करते हुए आपके साइटोटॉक्सिक T सेल एक्टिवेट होते हैं, वो उसके साथ जाके बाइंड करते हैं और उस सेल को पकड़ के मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जिसके अंदर वायरस होगा ना, वो सेल ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि MHC के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये इसका जो है ना विरुलेंस फैक्टर भी आप कह सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है इस वायरस का, ठीक है। उसके बाद ये कि साइटोमेगैलो वायरस इनकोड करती है एक प्रोटीन जो कि कीमोकाइन रिसेप्टर होता है, वो बाइंड करता है कीमोकाइन के साथ, और उसको जो है ना प्रिवेंटेड फ्रॉम सर्विंग इट्स फंक्शन, ठीक है। वो उसका फंक्शन नहीं परफॉर्म करने देती कीमोकाइंस वगैरह को। कीमोकाइंस ने क्या करना होता है, वो एग्रीगेशन करवानी होती है वहाँ पे इम्यूनिटी के सेल्स की, ठीक है। इम्यूनिटी के सेल इकट्ठे होंगे तो मिलके मारने की कोशिश करेंगे वायरस को। अब क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप करवाने में कीमोकाइंस का बहुत रोल होता है। लेकिन साइटोमेगैलो वायरस
वायरस इतना चालाक है, वो पहले से एक प्रोटीन कोड कर देता है जो कि उसके रिसेप्टर्स बना दें ताकि वो कीमोकाइंस जो है वो उनके साथ बाइंड हो जाएं और रिक्रूटमेंट हो ही ना सके, उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो ही ना सके। ठीक है, अब उसके अलावा क्या है कि इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये टी सेल्स को इनहिबिट करे, यहाँ मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से सिस्टमिक डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद आ जाओ क्लिनिकल फाइंडिंग पे। क्लिनिकल फाइंडिंग में सबसे पहले साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज़ का मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि आपके पास सिम्टम्स क्या आएंगे, मेंटल रिटार्डेशन, बच्चे ये बड़ों में मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। उसके अलावा बच्चों में क्या हो सकता है, माइक्रोसेफेली, बच्चे का सर छोटा हो सकता है। उसके अलावा सीजर्स, डेफनेस, जॉन्डस, परपरा, ये सारा कुछ हो सकता है। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में परपरिक लेगियंस हो सकती हैं, ब्लूबेरी मफिन इसको हम कहते हैं। उसके बाद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, लिवर और स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस, इसमें क्या होता है, फीवर होता है बंदे को, लेथार्जी होती है, अब नॉर्मल लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं आपके पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में क्या होता है कि निमोनिया, एसोफेगाइटिस और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। एड्स के पेशेंट में इसमें रेटिनाइटिस, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं इसकी लैब डायग्नोसिस पे। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम कल्चर की बात करें। कल्चर में क्या होता है कि स्पेशल जो है वो ट्यूब्स होती हैं, उनमें हम इनको कल्चर करते हैं जिनको हम कहते हैं शेल वियाल्स। ठीक है, विद इम्यूनोफ्लोरेसेंस हम इसको कल्चर करते हैं और डायग्नोसिस इसका 72 घंटे में बनता है। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक मेथड इसमें क्या होता है, फ्लोरेसेंस एंड एंटीबॉडी स्टेनिंग, एक इसके ज़रिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा हिस्टोलॉजिक स्टेनिंग ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़, जो कि इंट्रा न्यूक्लियर जो है वो स्टेनिंग जब इसके करते हैं ना, तो वो हमें जिसकी सेल की साइटोमेगालो जो सेल्स होते हैं उनकी शेप हमें एक आउल आई के पेरेंट्स नज़र आती है। ऐसे करके बड़ा सारा सेल होता है, उसमें इतना बड़ा सारा वो ऐसे न्यूक्लियस सा नज़र आता है, तो वो आउल आई के पेरेंट्स देता है। ठीक है, आउल आई शेप होती है जब स्टेनिंग हम इसकी करते हैं ना इंक्लूजन, इसमें जो इंक्लूजन बॉडीज़ वगैरह होती है उनकी न्यूक्लियस, एक्चुअली जो इंक्लूजन बॉडीज़ की बात कर रहे हैं ना, इंक्लूजन बॉडीज़ न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। ठीक है, जब हम उनको स्टेन करते हैं ना तो उसकी वजह से सेल की अपीयरेंस जो है वो आउल आई टाइप की आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं PCR बेस्ड ऐसे ही करते हैं उसका। उसमें क्या होता है कि DNA और RNA टिश्यूज़ जो होते हैं ना उनके लिए होता है, या फिर बॉडी फ्लूइड जैसे स्पाइनल फ्लूइड हम ले सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, वो हम अगर ले रहे हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस तो उनके ऊपर हम PSR बेस्ड ऐसे अप्लाई करके हम पता करवा सकते हैं। उसके बाद फ्लोरेसेंस लेबल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर PP65। ठीक है, वो ये काम भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन जो होती है लोकेटेड इन न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ साइटोमेगालोवायरस, ये प्रोटीन होती है ना वो यहाँ पे न्यूक्लियोकैप्सिड में प्रेजेंट होती है, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती है ना हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो डिटेक्ट करके वो पता करवा सकते हैं इस वायरस के बारे में डायग्नोस करवा सकते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, इसके अलावा जो बाकी आपकी बुक में लिखे हुए हैं ना, हमने शुरू में डिस्कस किए थे, मैं उनको ज़रा रिकॉल कर दूँ। ठीक है, वो आपने जो है वो नेम वगैरह उनके इंपॉर्टेंट है, उनकी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ये आपने यहाँ पे जो करने वाले हैं, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये दोनों वेरिसेला ज़ोस्टर आपने कर लिया और साइटोमेगालो कर लिया। बच्चों, एब्स्टेंट बार का मैं आपको बता दूँ कि ये कैंसर्स करवाता है। ठीक है, इसमें जस्ट आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, इसकी वजह से मेजर कॉज होता है कैंसर का। ठीक है, इसके ना 2 आई थिंक सो सब टाइप्स होती हैं जो कैंसर करवाती हैं, वो बस देखनी है आपने और देखना है कि कौन कौन से कैंसर करवा सकता है। बस इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने तीनों डिटेल्स में करने थे। साइटोमेगालो भी मैंने आपको करवा दिया है, ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स आपकी जो है वो वर्ड से वैसे ही इराडिकेट हो चुका है, तो इसलिए कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए भी इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस, ये हम हेपेटाइटिस का पूरा चैप्टर है। ठीक है, वो पढ़ेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो इसलिए यहाँ तक हमारे DNA इन्वेलप वायरस कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों, वायरसेस सारे नहीं करने, प्लीज़ ये बात जो है ना वो याद रखें। पैथो में ऑलरेडी बहुत कुछ है करने को, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा अपने लिए सिंप्लीफाई करें, शॉर्ट लिस्ट करें चीज़ों को, तो कम करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।